Hi, this is RTS SHM. Let us read basic structure. Before getting to the point, we should understand why we should read basic structure. आज के सिनारियो में इसका क्या रेलेवेंसी है, then we can better understand this topic. तो आज हम अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुन सकते हैं कि संविधान खतरे में है या हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाए, या आपके दिमाग में भी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हुए ख्याल आया होगा कि क्या फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर बेसिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में से ही संबंधित है। बेसिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को समझने से पहले हमें यह जान लेना होगा क्या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में पहले से ही मौजूद था या यह बात की अवधारणा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। बेसिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को समझने से पहले हमें इसके विकास को समझना ज़रूरी है। तो इसके विकास को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज को रेफ़र करना होगा। जैसे भारत के आज़ाद होने के बाद ही यह प्रश्न न्यायपालिका के समक्ष आ गया कि क्या भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद के संशोधनकारी शक्ति जो उसे अनुच्छेद 368 के द्वारा प्राप्त है, क्या धन के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। यह मामला शंकरी प्रसाद केस 1951 में उठा, 1951 में। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के पक्ष में अपना निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 यानी कि अमेंडमेंट लॉ अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सामान्य विधियों के तहत के जैसे नहीं है। यानी अनुच्छेद 368 के 368 का प्रयोग करते हुए संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या उसको समाप्त कर सकती है, जिसका परिणाम हुआ कि आगे चल कर के धन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पुनः गोलकनाथ केस 1967 में यह मुद्दा उठता है। गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया और उसने यह निर्णय दिया कि जो फंडामेंटल राइट है वो लोकोत्तर है, यानी कि इनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब इसके रिस्पॉन्स में संसद ने अपना एक्शन लिया। संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। इसमें उसने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 368 नहीं है, यानी कि अगर संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाए या उससे टकराए तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। पुनः केशवानंद भारती 1973 का केस आता है। केशवानंद भारती ने गोलकनाथ के अपने ही निर्णय को परिवर्तित कर दिया और उसने कहा कि 24वां संशोधन सही है, परंतु भारतीय संसद के पास असीमित शक्ति नहीं है। भारतीय संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कि संविधान के कुछ ऐसे फिलॉसफीज़ हैं और प्रावधान है, प्रोविजंस है, जिसमें हमारा संसद परिवर्तन नहीं कर सकता है। पुनः इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व केशवानंद भारती के नया जजमेंट को सत्यापित किया, रिकन्फर्म भी किया। फिर 42वां उसके बाद से 1980 में ही मिनर्वा मिल्स केस आता। मिनर्वा मिल्स केस में भी भारतीय न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद के पास संशोधन की शक्ति चरम नहीं है तथा यह निरंकुश नहीं हो सकती है, यानी कि इसे मूल ढांचे के अवधारणा को पालन करना आवश्यक है। फिर 1981 में दोबारा यह मामला उठा और वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यह स्पष्ट किया और कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी विधेयक पारित हुए हैं या जो विधेयक 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है।
तो अब हम लोग इसके परिभाषा की तरफ लौट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना वह संरचना है जो अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है भारतीय राष्ट्र का लोकतांत्रिक नेचर को बनाए रखना तथा इसके संविधानवाद की प्रवृत्ति को अक्षुण्ण रखना। अब हम समझते हैं कि मूल संरचना के उदाहरण कुछ क्या हैं। तो केशवानंद भारती में ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान ही सर्वोच्च है तथा शक्ति पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, संघीय चरित्र, संसदीय प्रणाली ये सभी मूल ढांचा है, यानी कि इसमें संसद के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पुनः एस आर बोम्मई केस 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संघवाद फेडरलिज्म भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता पुनः एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह मूल ढांचा है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एवं यदि केंद्र के द्वारा किसी धार्मिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा राज्य उसकी अवमानना कर रहा है तो राज्यों में अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पुनः कुलदीप नायर केस 2006, इसमें न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी भारतीय संविधान का मूल ढांचा है तथा एम नागराजन बाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि समानता का सिद्धांत यानी कि आर्टिकल 14 मूल ढांचा का ही भाग है। अब हम समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ क्या हैं। तो पहला इशू है कि यह स्पष्ट नहीं है, परिभाषित नहीं है कि कौन से प्रावधान मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं और कौन से प्रावधान मूल ढांचा के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा, यह न्यायपालिका को असीमित शक्ति दे देता है संविधान की व्याख्या करने की तथा यह शक्ति संतुलन के भी खिलाफ है, शक्ति पृथक्करण के भी खिलाफ है, क्योंकि संसद का यह कार्य होता है कि वह नियम कानून बनाए तथा संविधान में संशोधन करे। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के द्वारा संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों तथा संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करके शून्य घोषित किया जा सकता है तथा संसद में सदस्य जनता की इच्छा के द्वारा आते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के साथ नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए किसी विधान अथवा संशोधन को असंवैधानिक घोषित करता है या शून्य घोषित करता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से जनता की इच्छा के खिलाफ हो, यह आलोचकों का कहना है। परंतु अब मूल ढांचे की कुछ विशेषताएं भी हैं, इनका महत्व भी है। जैसे यह संविधान की रक्षा करती हैं, जैसे कि अगर कोई वामपंथी पार्टी आई तो हो सकता है कि वो पूरे संविधान को अपने अनुसार परिवर्तित कर ले, या कोई दक्षिणीपंथी पार्टी आई तो हो सकता है कि वो संविधान को अपने अनुसार परिवर्तित कर ले। तो इससे लोकतंत्र की स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है, लोगों के अधिकार भी खतरे में पड़ सकते हैं तथा यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि हमारे देश में संविधानवाद बना रहा है। संविधान का होना एवं संविधानवाद का होना दोनों में अंतर है। जैसे नॉर्थ कोरिया में संविधान है लेकिन हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे संविधानवाद है, क्योंकि नागरिकों के पास अधिकार नहीं है तथा वहाँ की विधायिका नागरिकों के द्वारा तथा न्यायपालिका के द्वारा तथा उनके अधिकारों के द्वारा सीमित नहीं है। तो ये हमारा रहा बेसिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आज के जीवन से या आज की घटनाओं से जोड़ के देखते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो समझते हैं कि क्या यह संभव है हमारे संविधान के अनुसार, लॉ के अनुसार। तो मेरे अनुसार था ये मौजूदा कानूनों के अनुसार यह संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्मनिरपेक्षता भारत की मूल संरचना है।
यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो अभी कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि प्रस्तावना में या प्रीएम्बल में जोड़े गए शब्द धर्मनिरपेक्षता को एवं समाजवाद को समाप्त कर दिया जाए। क्या यह संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय प्रस्तावना से हटाया जाता है तो इसका सीधा संदेश जाएगा कि हम धर्मनिरपेक्षता की राह से हट रहे हैं। तो यह संभव प्रतीत नहीं होता है। क्या मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? हाँ, मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, परंतु यह न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करेगा कि किन मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है तथा किन मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें भारतीय संसद स्वतंत्र नहीं है। तो यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन रहा। तो एक बार और अगर हम समझें कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल सिद्धांत वह सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि संसद के द्वारा भारतीय संविधान के मूल दर्शन एवं प्रावधानों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन लाभप्रद लगा तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बस 2 सेकंड तो लगता है। धन्यवाद।